लायोफिलिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक हो गया था जी ठीक है। लायोफिलिक और लायोफोबिक के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ना है कि लायोफिलिक सोल समझ आ गई, जो कि आसानी से बन रही थी, जिसमें चार्जेस जो हैं वो कोगुलेट हो रहे थे इलेक्ट्रोलाइट के डालने पर, जिसके अंदर जो टिंडल इफेक्ट था वो डिस्टिंक्ट था क्योंकि विस्कोसिटी प्रॉपर नहीं थी, जिसके अंदर क्या कहते हैं स्टेबिलिटी तो थी, लेकिन जो हम बात कर रहे थे ऑन दी कॉन्ट्रारी लायोफोबिक में आसानी से बनता नहीं, लेकिन जब बनता है तो इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम होता है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। उसी को अब हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। अब आगे की बात कर रहा हूं मैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। अब पहला 3 मार्क का क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जितना पार्टिकल का साइज होता है तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज कितने टाइप के आपके कोलाइड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर आपके कौन से टाइप के कोलाइड्स हैं। तो ध्यान रखना 3 कैटेगरी ऑफ कोलाइड्स होते हैं। पहला उसमें से जो होता है दैट इज योर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। दूसरा जो है इसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। पहला कौन सा है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा कौन सा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, और तीसरा कौन सा है एसोसिएटेड कोलाइड। कितने लोगों को बात समझ आ गई? मल्टी, मैक्रो और एसोसिएटेड, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलो। टाइप समझ आ रहा है आप लोगों को? कौन से टाइप है इसके अंदर, कितने टाइप है? फर्स्ट टाइप इज, जल्दी बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? मल्टी मॉलिक्यूलर मल्टी कोलाइड। मॉलिक्यूलर। दूसरा कौन सा है मैक्रो, और तीसरा कौन सा है एसोसिएटेड कोलाइड। एम आई क्लियर टू ऑल? अब क्या होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, पहले ये समझ लो। देखो नाम में ही डेफिनेशन है। मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब क्या है? बहुत सारे। बहुत सारे। यानी कि ये एक ऐसा कोलाइड है जो बेसिकली किससे बना है? इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट से मतलब क्या समझते हो आप लोग? इकट्ठा होना, है ना? एग्रीगेट ऑफ एटम्स ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे एटम्स जब आपस में जुड़ जाते हैं जिनका की डायामीटर आप मान के चलो विद डायामीटर लेस देन, जिसका डायामीटर लेस देन होता है 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर, जिन भी एटम्स का डायामीटर होता है ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, बहुत सारे ऐसे एटम्स, और कंबाइन करने के बाद एक बड़ी रेंज ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। एम आई क्लियर टू ऑल? ये बात समझ आ रही है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोगों ने मोतीचूर का लड्डू खाया है? यस सर। समझ लो मोतीचूर का लड्डू मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड है। बताओ कैसे? क्योंकि मोतीचूर के लड्डू में बहुत छोटे 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 दाने आपस में मिलके एक बड़े लड्डू को फॉर्म करते हैं। हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है मेरी? ये खाली एग्जांपल दिया, कहीं लिख के आ जाओ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड इज मोतीचूर के लड्डू। हाँ दीप्ति बोलो। सर आपने बोला ना कितनों को समझ आ रही है इसलिए रीजन। ओके। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का जो बेस्ट एग्जांपल होता है केमिस्ट्री की भाषा में वो है सल्फर सोल। यानी कि सल्फर सोल जब बनती है तो उसमें सल्फर के पार्टिकल्स जिनका की डायामीटर जो होता है 1 नैनोमीटर या उससे कम होता है, ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं और जुड़ने के बाद दे रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? इसके बाद जो सेकंड टाइप आती है उसका नाम ही है मैक्रो, और मैक्रो मतलब हिंदी में होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा, यानी एक ऐसा पार्टिकल या ऐसी कोलॉइड जिसके अंदर मॉलिक्यूल का साइज पहले से ही बड़ा है। ये क्या होते हैं? दे देमसेल्व्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। पहले से ही क्या होते हैं? ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं बाय नेचर, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास, जिनका की मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास बाय नेचर ही ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप नायलॉन बनाते हैं, जैसे आप स्टार्च लेते हैं, जैसे आप सेल्यूलोज लेते हैं, ये सारे के सारे बाय नेचर इनका साइज क्या होता है?
बड़ा होता है, नेचुरली दे आर बिगर इन साइज, बिगर इन हायर इन मॉलिक्यूलर मासेस, दीज काइंड ऑफ कोलाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? मैक्रो समझ आ गया, मल्टी समझ आ गया? जल्दी रेज, अपने हैंड रेज करिए अगर ये समझ आ गया, मल्टी और मैक्रो। गुड, बाकी लोग भी हैंड रेज करें, इट वुड हेल्प मी टू नो कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टिल फ्यू हैंड्स आर लेफ्ट। चलिए आगे की बात करता हूं, अगर ये समझ आ गया तो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दिस कैटेगरी इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटेड कोलॉइड्स। बच्चों ये कोलॉइड्स आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़े हुए हैं। पहले इसको समझाता हूं ये होते क्या है। कह रहा है दीज आर दी कोलॉइड्स विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट at low concentration, ठीक है? But colloids at higher concentration or behaves as associated colloids। क्या मतलब? कह रहा है ये कोलॉइड्स जो होते हैं बेसिकली अगर इनकी कंसंट्रेशन कम हो तो ये सिंपली बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है? लेकिन अगर इन्हीं की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ध्यान रखना ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या मतलब है इसका? जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, सोप मॉलिक्यूल्स। अगर हम सोप की बात करते हैं तो सोप का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, RCOONA। याद है आप लोगों को? हेड एंड टेल पार्ट होता है। जल्दी बोलिए, अरे पढ़ा है या नहीं? यस सोप मॉलिक्यूल के 2 पार्ट होते हैं या नहीं होते? पहले मुझे बताओ। यस सर, होते हैं। जो टेल होती है, ये जो टेल होती है ये कौन सा पार्ट होता है? आप सभी जानते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है? और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, और जो हमारा हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाँ या ना? यस सर। हाइड्रोफोबिक पार्ट टेल, हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारा हेड होता है, ठीक है जी? अब ये जो RCONA की हम बात कर रहे हैं, इसकी भी डिवीजन होनी जरूरी है। इसको डिवाइड कैसे करते हैं पहले तो ये समझ लीजिएगा। जब हम सोप की बात कर रहे हैं तो सोप के अंदर 2 पार्ट है, ये R चेन तो एल्काइल चेन। जनरली 2 तरह के सोप होते हैं, सोडियम पामीटेट और सोडियम स्टीयरेट। ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर के अंदर भी। स्टीयरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ये होता है सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला, जो साबुन बनाता है हमारा, सोडियम स्टीयरेट। और एक होता है सोडियम पामीटेट, 15 के लिए पा की साउंड आ रही है, स्टीयरेट 17 की साउंड आ रही है, C15H31COONA। ये हो गया सोडियम पामीटेट। इसको अगर हम ध्यान से कंपेयर करें तो आपको समझ आ रहा होगा ये RCONA का ही तो फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है? क्या चेंज हो गया? R की वैल्यू चेंज हो गई। इसमें R क्या है? C15H31, और इसमें R क्या है? इसमें है C17H35। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो बच्चों। यस सर। अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है आपका C17H35, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी कि ये पानी में घुलना नहीं चाहता। और कौन सा पार्ट है जो पानी में घुलना चाहता है? ये वाला पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। इसका मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट पोलर है। कौन सा पार्ट पोलर है बच्चों? COONA पार्ट हमारा पोलर होता है। ये कैसा है? पोलर पार्ट है, और पोलर होगा तो क्या बनाएगा? चार्जेस बनाएगा। इतनी बात समझ आई हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी बोलो। सोप मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ऐश्वर्या कुछ पूछना है बेटा? नो सर, पहले का 100 जरा ये बताइए, जो सोप मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मूला क्या है? आपने बोला RCOONA। मैंने कहा सोप के कितने पार्ट होते हैं? आपने कहा सर 2 पार्ट होते हैं, एक होती है उसका हेड और एक होता है उसका टेल। मैंने कहा कौन सा पार्ट इसमें फिलिक है और कौन सा फोबिक है? आपने कहा सर जो हेड होता है ना वो होता है फिलिक, और जो टेल होती है वो होती है फोबिक।
फिलिक मतलब होता है लविंग। आप देखो इसके पीछे भी रीजन है। लविंग, पानी से प्यार कौन करेगा बताओ? पानी कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है या नॉन पोलर है? पानी पोलर सॉल्वेंट है। और हम सभी जानते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, जितने भी लाइक सब्सटेंस होते हैं, लाइक सॉल्वेंट्स होते हैं, वो लाइक में ही घुलेंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये रूल याद रखना। तो पानी हमारा पोलर है, वाटर हमारा पोलर है। तो बताओ पोलर मतलब पानी आयनाइज होता है, आयंस फॉर्म कर लेता है। पानी में प्लस और माइनस दोनों पोलैरिटी डेवलप होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा पार्ट पानी में घुलने की कोशिश करेगा? जल्दी बताओ, सोप का कौन सा पार्ट पानी में घुलने की कोशिश करेगा? लेट मी नो। फिलिक। ये वाला पार्ट फिलिक पार्ट। और फिलिक पार्ट कौन सा है? COONA, जिसके अंदर अगेन दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। आप ध्यान देना, क्लास 10th की बात करने वाला हूं, आप लोगों को आती है वो बात। एक कपड़ा आपने ले लिया, मान लो एक टी शर्ट ली हुई थी आपने, और उस टी शर्ट के ऊपर दाग लग गया हुआ था, ग्रीस का दाग लग गया हुआ था। ठीक है, अब पहले आपने साबुन की क्वांटिटी या सोप की क्वांटिटी पानी के अंदर कम डाली हुई थी। जो आपका पानी था, इसकी क्वांटिटी पहले बहुत, इसके अंदर सोप की, जो सोप डाला हुआ है, डिटर्जेंट डाला हुआ है, उसकी क्वांटिटी कम है। और जो आपका दाग लगा हुआ है, वो दाग बहुत ज्यादा एज इट इज मेंटेन्ड है, और सोप जो है वो बहुत कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, सोप कम है तो आयोनाइज कम होगा। सोप जो है वो कम आयोनाइज होगा। ठीक है, सोप के पार्टिकल्स कम है, यानी कि लो कंसंट्रेशन पे सिर्फ और सिर्फ ये सोप के जो पार्टिकल्स हैं, दे विल आयोनाइज। एक बन जाएगा नेगेटिव, एक बन जाएगा पॉजिटिव, एक बन जाएगा नेगेटिव, एक बन जाएगा पॉजिटिव, और पूरी सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों क्यों? कारण क्या है, घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी सॉल्यूशन में बहुत सारा सोप डाल दिया, बहुत सारा सोप डाल दिया। अब क्या हुआ बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो सोप के पार्टिकल्स हैं, इन्होंने अपने आप को थोड़ा डार्क कर देता हूं उसको, इन्होंने अपने आप को इस डर्ट के चारों तरफ, क्योंकि डर्ट भी क्या है, एक आयनाइज्ड पार्ट ही तो है ना, जिसपे एक चार्ज है। तो इस सोप के पार्टिकल्स ने, जो कि कंसंट्रेशन जिनकी ज्यादा हो गई, उन्होंने अपने आप को इस डर्ट के चारों तरफ इस तरीके से अलाइन कर लिया। याद आया कुछ? सोप फॉर्मेशन याद है? मिसल फॉर्मेशन मिसल फॉर्मेशन। क्लास 10th में थी हमारे पास, ये एज अ टॉपिक सपोनिफिकेशन में भी पढ़ा था, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में पढ़ा था। अब आप नोटिस करो, ये सारे के सारे जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? अलाइन कर लिया। क्या कर लिया अपने आप को बच्चों? अलाइन कर लिया। और चारों तरफ इस डर्ट के क्या बना ली? एक लेयर बना ली, एक सरफेस फिल्म बना ली। क्या बना ली? एक सरफेस फिल्म, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? बिकॉज ऑल दीज पार्टिकल्स हैव एसोसिएटेड देमसेल्व्स इन फॉर्म ऑफ वन फिल्म, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मिसल कंसंट्रेशन। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई पूरी? मिसल कंसंट्रेशन कब बनी, क्यों बनी? जैसे एक छोटी सी स्टोरी पहले टीवी पे आया करती थी, जिसमें एक शिकारी ने जाल डाला, जिसमें बहुत सारी चिड़िया फंस गई। तो एक चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही थी, उड़ नहीं पा रही थी। दो उड़ने की कोशिश कर रही थी, उड़ नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक साथ सारी चिड़िया उड़े। जैसे ही वो एक साथ सारी उड़ी, तो पूरा का पूरा जो जाल था वो अपने साथ लेकर वो उड़ गई। याद है स्टोरी? यस सर। सेम स्टोरी आप यहाँ पे लगा लो। बताओ चिड़िया कौन थी? अकेले अकेले चिड़िया कौन थी? अकेले अकेले चिड़िया कौन थी यहाँ पे? अकेले अकेले चिड़िया यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन में था, जो कि पूरा एफर्ट लगा रहा था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने सारी चिड़िया ली, यानी कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ सोप इंक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ? जो सोप के मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे उस डर्ट के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने पे उन्होंने एक सरफेस फिल्म फॉर्म कर ली, जिस सरफेस फिल्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसल कंसंट्रेशन। और जैसे ही आप अब इस कपड़े को रगड़ते हो, एजिटेट करते हो, मशीन करती है ना, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ही आप इसको रगड़ते हो, इस पूरी फिल्म को क्या मिल जाती है? काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, मोशन मिल जाता है, मैकेनिकल मोशन। और जैसे ही मैकेनिकल मोशन मिलता है, ये पूरी की पूरी फिल्म इस डर्ट को लेकर बाहर आ जाती है। पानी में हमारे पास क्या मौजूद है? सोप विद डर्ट। और आपके पास खाली क्या बच गया? कपड़ा मिल गया, जो कपड़ा आपका बिल्कुल साफ है। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? एसोसिएटेड कोलॉइड्स।
जल्दी बोलिए। एसोसिएटेड कोलॉइड्स इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज रेज योर हैंड। Yes. कुछ ही बच्चों को समझ आया? ये तो सबको समझ आना चाहिए, इतना आसान मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, अब जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, याद रखिएगा, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मिसल फॉर्मेशन होती है, टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज क्राफ्ट टेम्परेचर। याद रखना, क्या बोलते हैं उसको? क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर मिसल फॉर्मेशन हो, दैट टेम्परेचर इज क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस कंसंट्रेशन पर, एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? बात समझ आ रही है? तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को? क्या होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स? जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल जिनका की खुद का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, उन सभी पार्टिकल्स को के जुड़ने के बाद एक नई रेंज ऑफ पार्टिकल्स बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। जनरली जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इन सभी पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, इनका डायमीटर। एग्जाम्पल ले लिया सल्फर सोल। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की बात कर रहे हैं। ये वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका की मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे नायलॉन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये इसके एग्जाम्पल है। और तीसरा है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये ऐसे कोलॉइड्स हैं जो नॉर्मल कंसंट्रेशन पर क्या बिहेव करते हैं, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट या लो कंसंट्रेशन में बिहेव करते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और एट हाई कंसंट्रेशन दे बिहेव एज एसोसिएटेड कोलॉइड। जिसे एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ सोप मॉलिक्यूल एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड कि सोप के अंदर सोप मॉलिक्यूल इज RCOONA, वेयर R इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट। और जनरली 2 तरह के साबुन आप पढ़ेंगे आगे भी, एक सोडियम स्टीयरेट और सोडियम पामिटेट, फॉर्मूला C17H35 और C15H31। बाकी कॉमन पार्ट COONA होता है, जिसमें ये जो एल्काइल पार्ट है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है। और जो CONA पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी में घुल जाता है। कारण क्या है? पानी एक पोलर सॉल्वेंट है और पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक वाली बात याद रखिएगा। COONA के अंदर भी लाइक पार्ट मौजूद है, इसीलिए वो आसानी से अपने अंदर इस पार्ट को डिसॉल्व कर लेता है। तो जैसे ही ये डिसॉल्व होता है तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, they try to align themselves around the dirt in such a way that the head it orients itself towards the water, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है और ये सॉरी हाइड्रोफोबिक है जो हेड है इसका, और टेल जो है, उल्टा बोल दिया मैंने, जो आपका हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक और जो टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो ये अपने आप को ऐसे अलाइन कर चुकी है और एक फिल्म बना चुकी है, और इस फिल्म का मकसद क्या है? जो टेल पार्ट है उसका मकसद है बाहर भागना, लेकिन वो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आप उस लेयर को एजिटेट करते हो, रगड़ते हो, कपड़े को रगड़ते हो, तो उस लेयर को मैकेनिकल मोशन मिलता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पूरी की पूरी लेयर एक साथ कपड़े के अंदर प्रेजेंट गंदगी को लेकर पानी में आ जाती है और आपका कपड़ा साफ हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? पूरी मिसल फॉर्मेशन समझ आ गई, गलती नहीं होनी चाहिए। और आगे मैंने बता दिया आपको, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका मिसल फॉर्मेशन होता है दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर मिसल फॉर्मेशन होती है दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ओके, आगे बढ़ूं? काइंडली कंफर्म, आगे बढ़ूं बच्चों? यस सर। ठीक है सर, तो मतलब इसके अगर ऊपर नीचे करें तो उस पर होगा ही नहीं मिसल फॉर्मेशन। क्या नहीं होगा? टेम्परेचर अगर असल में अगर आप इसकी कंसंट्रेशन ही कम रखोगे ना तो ये मिसल फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है ना? या जो मिसल फॉर्मेशन होगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी कि वो कपड़े को, डर्ट को बाहर निकाल सके। इसीलिए तो आप नोटिस करते हो इवन जो वॉशिंग मशीन्स में आपको सोप और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, दे विल आस्क टू ऐड 1 स्कूप 2 स्कूप। वो बताते हैं क्यों?
इतने कपड़ों में इतना स्कूप डालना जरूरी है, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रोलाइट, उतने ही अमाउंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि आसानी से मिसल फॉर्मेशन करके कपड़े को साफ कर पाएंगे। आप अगर कंजूसी करने की कोशिश करोगे, कम डिटर्जेंट डालोगे तो क्या होगा? कपड़ा साफ होगा या नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा। कहानी समझ आ गई है पूरी? यस सर। चलिए आगे की बात कर लेता हूँ। अब वो कह रहा था, अभी हम जब लायोफिलिक और लायोफोबिक में लायोफोबिक की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि लायोफोबिक सोल आसानी से नहीं बनते। आसानी से नहीं बनते तो कैसे बनते हैं? मैंने बताया था उसको बनाने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है मैकेनिकल मेथड्स और एक होते हैं केमिकल मेथड्स। तो लायोफोबिक सोल की प्रिपरेशन की अब हम बात करेंगे थॉरली, जिसमें पहला आज जो मेथड मैं करा रहा हूं आपको वो है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे आपने से शायद किसी बच्चे ने, शायद सबने नहीं मगर कुछ बच्चों ने जरूर देखी होगी आटा चक्की। देखिए किसी ने आटा चक्की? यस सर। और आटा चक्की नहीं देखी तो आपने मूवीज देखी होगी जिसमें आपको दिखाते हैं जितने भी जेल के सीन होते हैं उसमें जितने भी प्रिजनर्स होते हैं वो चक्की पीस रहे होते हैं। जो चक्की बनती है उसके पीछे एक ही फंडा होता है, आपने देखा हो तो। चक्की कुछ ऐसा होता है कि एक राउंड सा पत्थर और एक और राउंड सा बेस। जो राउंड बेस नीचे वाला है वो फिक्स होता है, वो रोटेट नहीं करता। ये जो एंड है, ये वाला एंड, ये वाला ऊपर वाला जो पत्थर है, ये घूम सकता है इस चक्की के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इसमें अनाज डालते हैं यानी कि वीट डालते हैं, और वीट डालने के बाद वो फ्लोर में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, आटे में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ या ना? यस सर। अब सेम कहानी हमने कंसेप्ट लगाया मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में। हमने क्या किया, इसमें दो स्टील डिस्क ले ली। क्या ले ली? दो स्टील की डिस्क ले ली, ठीक है। और इन दोनों स्टील डिस्क को हमने लगभग 7000 रोटेशंस पर मिनट पे रिवॉल्व किया। इसको आरपीएम 7000 आरपीएम पे इसको रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। और जब ये रोटेट हो रही है तो एक अगर हो रही है क्लॉकवाइज तो एक हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जस्ट ऑपोजिट मोशन पे। बात समझ रहे हो? अब हमने क्या किया, इस चक्की के अंदर हमने सस्पेंशन साइज के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर दिए इसके अंदर। सस्पेंशन साइज के पार्टिकल्स यानी कि बेसिकली जैसे वीट सस्पेंशन की तरह मान लेते हैं, यहाँ पर हमने सस्पेंशन साइज के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब जो ऑब्वियस सी बात है, रोटेशन हो रही है एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पर्टिकुलर सस्पेंशन का अपर पार्ट ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ दिस अपर डिस्क ये कहाँ घूमने की कोशिश करेगा? जल्दी बताओ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो इसका लोअर पार्ट है वो किसके कांटेक्ट में है? लोअर डिस्क के, तो वो कहाँ घूमने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब पार्टिकल तो एक ही है, एक पार्ट ऊपर घूमने की कोशिश कर रहा है, एक पार्ट नीचे की घूमने की कोशिश कर रहा है। बताओ पार्टिकल में क्या आनी शुरू हो जाएगी? ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट की वजह से पार्टिकल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो जो बड़ी रेंज थी वो क्या थी? सस्पेंशन। और सस्पेंशन जब टूटता है तो बताओ अगली रेंज क्या बनती है? कोलाइडर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड एंड कंफर्म इफ दिस इज क्लियर टू यू और नॉट। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से रिपीट कर देता हूं। इसमें हमने मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में बेटे दो तरह की स्टील डिस्क ले ली। एक को घुमा दिया क्लॉकवाइज रोटेशन में 7000 आरपीएम पे, एक को घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7000 आरपीएम पे। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही हैं। तो क्या हुआ कि हमने इसके अंदर बड़ी रेंज के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर दिए। लेट अस अज्यूम हमने सस्पेंशन डाल दिया इसके अंदर। जैसे ही सस्पेंशन डाला तो सस्पेंशन पार्टिकल, ऑब्वियस सी बात है, ये पार्टिकल दो डिस्क के कांटेक्ट में है। अपर पार्ट टच कर रहा है अपर डिस्क को, लोअर पार्ट टच कर रहा है लोअर डिस्क को। तो अपर पार्ट वुड हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेयर एज द लोअर पार्ट वुड हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जरा खुद सोचो, एक पार्टिकल जिसमें अपर पार्ट क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है, लोअर पार्ट एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है, तो क्या होगा उस पार्टिकल का? उसके अंदर क्या बनने शुरू हो जाएंगे? जल्दी बोलो। ट्विस्ट आने शुरू हो जाएंगे उसके अंदर, ऐश्वर्या। यस सर। और ट्विस्ट आएंगे तो अल्टीमेटली एक ब्रेकिंग पॉइंट भी आएगा, और उस पर्टिकुलर ब्रेकिंग पॉइंट पे जो बड़ा रेंज का पार्टिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोलॉइड। छोटी रेंज के पार्टिकल्स में। और सस्पेंशन से छोटी रेंज ऑफ पार्टिकल इज कोलॉइड्स। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कंसेप्ट Yes. समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल। अदिति कुछ डाउट है? तिशा? नो सर। ओके।
अगर ये समझ आ गया तो केमिकल मेथड्स आई विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वो एक सीरीज में शुरू कर देंगे हम लोग। इतना आप लोग पढ़कर रखिएगा। और